$5 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। आज देश में 50 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। और एक संख्या हम खाली बताएंगे, एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है। भारत में 36 लाख करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया गया, 36 लाख करोड़, जबकि 14 में सिर्फ 19 लाख करोड़ था। तो आप देखते हैं करीब करीब दुगना एक्सपोर्ट हुआ है। महंगाई पर बात बहुत की जाती है, तो थोड़ा हम बता दें, ये बहुत जरूरी है देश के सामने रखना आपके माध्यम से। भारत का एनुअल इन्फ्लेशन अप्रैल 23 में 4.7% है, 4.7%। और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन नीचे आकर -0.92% हो गया है, 0.92%। मैं बताना नहीं चाहता हूं कि बाकी देशों का क्या हाल है, खाली आपके सामने हम कुछ बड़े देशों की बात जरूर रख देना चाहते हैं। इंग्लैंड में कितना है, अमेरिका में कितना है, आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूएस में 8.9, ऑस्ट्रेलिया 8.5, फ्रांस 17.5, स्वीडन 21.2, जर्मनी 23.5। हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं कि भारत लगभग 4.7% है, यूक्रेन की समस्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसलोकेटेड है, तो दुनिया भी उससे परेशान है। लेकिन हमने अपनी इकोनॉमी कैसे मैनेज की, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी, और मैंने इसकी बात की। एग्रीकल्चर में तो बहुत चर्चा हुई है, एक इतनी झूठ बात कही है कि एमएसपी पे क्या कर रहे हैं। तो आज हम रिकॉर्ड स्पष्ट करना चाहते हैं कि धान का एमएसपी 14-15 में 1360 रुपए पर क्विंटल था, आज वो 2040 रुपए पर क्विंटल है, 100% राइज हुआ है। उसके बाद पैडी ग्रेड ए 1400 रुपये था 14-15 में, आज वो 2060 रुपये पर क्विंटल है। ज्वार 1530 था, आज 2970 रुपये। और बाकी बाजरा 14-15 में 1250 रुपये था, आज वो बढ़कर 22-23 में 2350 है। ये पूरी सूची हमारे पास। तुर दाल, अरहर 4350 था 14-15 में, आज 6600 है। तो एक बार कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड तो देख लिया करे, डेटा ठीक रखा करें आरोप लगाने के पहले कि कितना एमएसपी हम लोगों ने बढ़ाया है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। नीचे कांग्रेस पार्टी ने करप्शन का भी सवाल उठाया है, तो उस पर तो काफी बोलना पड़ेगा, उसको मैं बाद में आता हूं। एक जो बात कही कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हो रहा है, तो जरा ये हम आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल है। 16,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं। और एक विषय जिससे थोड़ा मेरा जुड़ाव रहा है उस विभाग के मंत्री के रूप में, आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का 2nd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 22-23 में $11 बिलियन यानी 90,000 करोड़ का मोबाइल एक्सपोर्ट किया गया है। इसमें 4-5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होने के बाद ये आगे बढ़ा, जिसमें 70% महिलाएं काम करती हैं। 70%। फोन की निटिंग में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये एक सोची समझी रणनीति थी कि भारत को थाईलैंड, वियतनाम और चाइना की तुलना में कॉस्ट कम करना था, इसीलिए पीएलआई स्कीम आया। और आज देखिए भारत कहां से कहां पहुंच गया। अभी टिम कुक आए थे ना, एप्पल कंपनी के मालिक, उन्होंने क्या कहा, इंडिया इज ए डिजिटल ग्रेट ग्रोइंग मार्केट फॉर अस। तो जो भारत में एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो आपको जानकर एक संख्या खाली मैं बता दूं,
2014 में भारत के 78% मोबाइल बाहर से आते थे, 78%। और आज भारत के आवश्यकता का 99% मोबाइल मेड इन इंडिया से आता है। अब 1-8% कुछ लोग बाहर का मोबाइल लेते होंगे, उनको अब शुभकामनाएं। तो उसमें नौकरी मिली, उसमें टैक्स आ रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये क्या बातें कही जाती हैं। एक जो भारत की एक और बहुत विशेषता है, जीएसटी पर भी सवाल कहा गया है, क्या कहते हैं वो, गब्बर सिंह टैक्स। हाँ हाँ, ये राहुल गांधी का तकिया कलाम है। अप्रैल 23 में भारत में 1,87,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है जीएसटी से, हाईएस्ट एवर, 1,87,000 करोड़। और सिर्फ 20 अप्रैल को 68,288 करोड़ 28 करोड़ रुपए आए हैं एक दिन में, हाईएस्ट एवर। और कांग्रेस के मित्रों, जीएसटी जब आती है तो राज्य को भी तो फायदा होता है। वो सारी सूची हमारे पास है। तो आज देश की इकोनॉमी क्लियर हो रही है, क्लीन हो रही है। और ये देखिए, 2 आंकड़े देकर के मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 22-23 में 6,68,435 करोड़ रुपए, 6,68,435 करोड़ रुपए सीधा बैंक अकाउंट में भेजे गए गरीबों के। लगभग 45 करोड़ बैंक अकाउंट खुला है 312 स्कीम में। और कितना सेव किया गया, 2,73,093 करोड़ रुपया सेव किया गया, जो बीच के लोग मार लिया करते थे। और दूसरा, फिनटेक मूवमेंट में आपको जानकर मुझे खुशी होगी ये बताते हुए कि भारत का जो फिनटेक मार्केट है वो दुनिया का सबसे बड़ा है, वन ऑफ द बिगेस्ट है। $50 बिलियन 21 में था और 25 तक बढ़ के $150 बिलियन हो जाएगा। और डिजिटल पेमेंट भारत में $10 बिलियन का है। तो क्या डिजिटल इंडिया, क्या डिजिटल पेमेंट, क्या जीएसटी, क्या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्या किसानों की। अब जहां तक नौकरी का सवाल है, मुझे एक बात कहनी है। आपको मालूम है 4.5 करोड़ रुपया तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से आता है, उसका एक रिकॉर्ड है जो फॉर्मल लोग हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में 98,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। तो नेशनल हाईवे बनता है तो लोगों को अवसर रोजगार का मिलता है कि नहीं। भारत स्टार्टअप इंडिया में दुनिया में कहां से कहां 1 लाख स्टार्टअप हैं, उसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, $1 बिलियन उनका इलेक्ट्रॉनिक की बात मैंने बताई आपको। आज भारत में इतना मेट्रो आ रहा है, भारत का रेलवे में एक ही आपको मैं आंकड़ा दे देना चाहता हूं, नौकरी के बारे में तो बहुत जरूरी है बताना, कि रेलवे का विद्युतीकरण 13-14 में सिर्फ 33% था, आज वो 90% 22-23 में हो गया है। तो लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं, जब बिजली बढ़ाने का काम अधिक तेजी से हो रहा है। डिजिटल दबदबा मैंने आपको बता ही दिया कि डिजिटल दुनिया में भारत का दबदबा क्या है। चीपेस्ट इंटरनेट इन द वर्ल्ड ये भारत में है, जिसका आप लोग भी सदुपयोग करते हैं। फटाफट भारत की व्हाट्सएप इंडस्ट्री बहुत तेज बढ़ रही है, आप लोग भी सब कुछ आजकल तो आपकी पूरी रिपोर्टिंग मोबाइल पे ही आती है। आपका अभिनंदन है, खुशी होती है। पूर्व संचार मंत्री के रूप में थोड़ा इसका मेरी भूमिका रही है तो मुझे एक व्यक्तिगत संतोष भी मिलता है। तो ये जो पूरी स्थिति है, सड़कें हैं, हाँ मैं तो बताना ही भूल गया, कितना एयरपोर्ट बना है आपको मालूम है ना, कि आज एयरपोर्ट की संख्या कहां से कहां पहुंच गई है। मैं वो भी आपको संख्या दे देता हूं। एयरपोर्ट जो है, हाँ कितना, 74 न्यू एयरपोर्ट बने हैं। हमारे बिहार में दरभंगा में 9 लाख लोग खाली दरभंगा से उड़े हैं,
और दरभंगा से कोचिन भी फ्लाइट जा रही है। तो जब विस्तार होता है तो रोजगार के अवसर मिलते हैं कि नहीं? तो क्या सड़क, क्या बिजली, क्या मेट्रो, क्या इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या मैन्युफैक्चरिंग, आज भारत की टॉय इंडस्ट्री में कितने लोगों को काम मिल रहा है? तो ये सब कांग्रेस पार्टी नहीं देखे तो हम क्या कर सकते हैं? दो अंतिम विषय करके फिर आपको मैं सवाल लूंगा। कांग्रेस पार्टी करप्शन पर सवाल पूछ रही है। कमाल है साहब। जहां फोन बैंकिंग ऑर्डर में था, इसको दो उसको नहीं दो, और जहां पर क्या 2G, क्या कॉमनवेल्थ, क्या आदर्श घोटाला, क्या बोफोर्स, क्या वो एस बैंड अंतरिक्ष घोटाला, क्या सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, मैं इसकी बात करूं क्या? दो बातें मुझे कांग्रेस के बारे में आज कहनी है। हम लोग पंच तत्व की बात करते हैं ना। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, थल, नभ, वायु, अग्नि। और अपने संस्कारों में यह सोच है कि जब ये 5 तत्व आप अंतिम विदाई करेंगे तो उसी में समा जाना है। इसकी शास्त्रीय व्याख्या भी है, सृजनात्मक व्याख्या भी है। कांग्रेस पार्टी पंच तत्वों को बड़ी ईमानदारी से विश्वास करती है, लेकिन उनके सहयोगियों ने कहा कि पंच तत्वों का सही सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। उन्होंने इसको करके दिखा दिया। अब मैं बताना चाहता हूं, थल का घोटाला कॉमनवेल्थ ले लीजिए, आदर्श ले लीजिए, और वो जमीन पर ही नहीं रुके, जमीन के अंदर भी चले गए। कोयला घोटाला, जमीन के अंदर मिलता है कोयला, वहां भी कर दिया उन्होंने। मैंने वायु की बात की, 2G घोटाला क्या है? वायु के माध्यम से वो आता है, 2G घोटाला हुआ। अब आप देख लीजिए, नभ में तो हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया उन्होंने, हेलीकॉप्टर तो आकाश में उड़ते हैं। जल में तो सबमरीन घोटाला। और जहां तक अग्नि का सवाल है, तो दामाद सिंह ने जो जमीन लिया बीकानेर में, जिस पर 3 FIR चल रहे हैं, बाकी कार्रवाई हो रही है, वो कहां से था? हम यहां लगाएंगे सोलर प्लांट्स, किसानों को जमीन ली गई। तो इसीलिए मेरे मन में एक बात आती है कि जिंदगी में ग्रेडिंग बहुत होती है। कांग्रेस ने अपने लिए 4C ग्रेडिंग चुना है, कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। द कांग्रेस ग्रेडिंग इज 4C, कट, कमीशन, करप्शन, कांग्रेस। यह है कांग्रेस। और वो आज जब देश की इकोनॉमी इतनी ओपन हो गई है, पूंजी निवेश आ रहा है, दुनिया भारत को विश्वास कर रही है, तो इस तरह की बातें करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात मुझे कहनी थी, कांग्रेस पार्टी PSU की समर्थक है और बार बार LIC का विरोध, बार बार स्टेट बैंक का क्या टिप्पणियां की गई। तो आज मैं पत्रकार मित्रों को एक आंकड़ा दे रहा हूं। मार्च के क्वार्टर में LIC का प्रॉफिट 13,428 करोड़ रुपए का है। 13,428 करोड़। यह प्रॉफिट 466% बढ़ा है पिछले 2,371 करोड़ के प्रॉफिट से सेम क्वार्टर में। और जहां तक स्टेट बैंक का सवाल है, तो वो भी हम कहना चाहेंगे कि SBI का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 23 में 50,232 करोड़ है। 50,232 करोड़, 58.58% ईयर ऑन ईयर। तो जो संस्थाएं देश के लिए अच्छा काम कर रही हैं, उसके लोग आलोचना करते हैं, ये किसी के पीछे लगे हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अंतिम सवाल, और फिर मैं आपके सवाल लूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है, चाइना को संदर्भ लेकर के। कांग्रेस के मित्रों, चाइना की जमीन जो भारत की गई है, वो कब गई है? आपकी सरकार में गई है ना। आज तो गलवान और डोकलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई का ही भारत है
जिसने 300 चाइनीज टिकटॉक को बैन किया कि नहीं, वो हिम्मत दिखाई कि नहीं दिखाई? ये भारतीय है जिसने 370 बैन किया, ट्रिपल तलाक बैन किया, और आतंकवादियों पर क्या हमला किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला किया और ठंडा किया। और चाइना के बारे में मैं एक बात आपके सामने कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। चाइना के संदर्भ में उनके रक्षा मंत्री AK एंथोनी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पर है कि हम जान करके सड़कें नहीं बनाते हैं चाइना के साथ ताकि टेंशन नहीं हो। ये उनका सवाल है, सोच है। और आज मोदी जी के समय सारी सड़कें, क्या अरुणाचल, क्या लद्दाख, क्या कश्मीर, सब बनकर तैयार हैं, सारे पुल बन गए। ये नरेंद्र मोदी सरकार की हिम्मत है। तो मित्रों, मुझे लगा कि इस झूठ के पुलिंदे को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। मैं कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा, कृपा कर करके मोदी की नफरत से थोड़ा ऊपर आइए। हाँ, आप 2 बार हारे हैं बुरी तरह से, 24 में भी आपका हाल हो ही होगा। आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आलोचना करिए। आज जिस तरह के ट्वीट किए हैं जयराम रमेश ने, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। क्या भाषा है वो? हम इस डिस्कोर्स को कहां गिरा रहे हैं? प्रधानमंत्री के खिलाफ। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं उस ट्वीट की। धन्यवाद। हम नहीं हारेंगे, कांग्रेस हारेगी। जयराम रमेश कह रहे हैं कि कर्नाटक के जनादेश में बड़ा संदेश है। गृह मंत्री क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री से लोग थक चुके हैं। एक इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए। और दूसरा ये है जो उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अंदर कोपेनहेगन में जो है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने गले लगाया था। तो इन 2 प्रश्नों पर, अरे भाई, इस पर को कहां परेशानी है? हमने आपको बताया कि मोदी जी को कितने देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। अफगानिस्तान हो, पैलेस्टाइन हो, इजराइल हो, सऊदी अरेबिया हो, आपके कतर हो, आपके दुबई हो, ये तो वही है ना। बिडेन साहब ने क्या कहा अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के बारे में, आपने देख ही लिया। और सिडनी में क्या हुआ, PM की लोकप्रियता आपने देख ही लिया। तो कृपया करके अब उनको दावे करने दीजिए, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन मिस्टर जयराम रमेश, शर्मल शेख कब हुआ था? आज मैं याद दिलाता हूं, जब उन्होंने याद कराई, शर्मल शेख में क्या हुआ था? पाकिस्तान को भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म माना गया था, मालूम है ना आपको? हाँ, ये हुआ था। और शर्मल शेख में कौन गए थे? मनमोहन सिंह गए थे। एक मिनट। ऐसा है कि यह उनकी अपनी जुडिशियल प्रोसेस है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। Next. इतना ही कहूंगा कि करप्शन की बात करने वाले कभी ना भूलें कि आज राहुल गांधी भी बेल पर हैं, उनकी मां भी बेल पर है नेशनल हेराल्ड के मामले में, आपको मालूम है ना। और पूरा उनका क्वॉशिंग का एप्लीकेशन डिसमिस हो गया, उनको ट्रायल फेस करना पड़ रहा है। यस, मैं इस पर जवाब दूंगा। हाँ, और कोई सवाल? संसद पर मैं अलग से दूंगा। अभी जरा इस आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई और सवाल है किसी का? रोजगार को लेकर उन्होंने एक बार फिर से आपके ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 9 साल में 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे और जो काम डाकियों को करना चाहिए था लेटर पहुंचाने का, प्रधानमंत्री अपनी चमक दिखाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जबकि उन्होंने 18 करोड़। अभी तक 3.5 लाख लोगों को नौकरी मिल गई ना उसी से। कांग्रेस को कौन समझाए कि प्रधानमंत्री जब कार्यक्रम करते हैं तो जल्दी फास्ट ट्रैक होता है। हर विभाग केंद्र सरकार के, क्या रेलवे, क्या पोस्टल, क्या आपके सेंट्रल फोर्सेस, सारी नियुक्ति जब एक साथ होती है तो उसकी एक तारीख तय होती है। कांग्रेस के समय तो सब कुछ डिले चलता था, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट। या अभी मैंने विस्तार से उसका जवाब दिया ना।
एम्प्लॉयमेंट का कि क्या क्या नए अवसर बने हैं और भी बनेंगे। इकोनॉमी का मैंने विस्तार बताया। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, देश की इकोनॉमी जितना बढ़ेगी उतने ही रोजगार के अवसर आएंगे। मैंने बताया ना आपको, एक मोबाइल का मैंने एग्जांपल दिया, डिफेंस का एग्जांपल दिया। इसलिए और करने की जरूरत है, हम और भी करेंगे। और क्या फॉर्मली, क्या प्राइवेट सेक्टर, क्या गवर्नमेंट, बताया अभी लगभग 3.5 लाख नौकरी मिली है भारत सरकार में ही, जो प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव किया और खुद पीएम जा करके। और कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त कर करके उनको एक नया उत्साह मिलता है। थैंक यू। बीजेपी इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि आखिरकार उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को इनविटेशन क्यों नहीं? चलिए, हो गया। अब कोई सवाल, कोई रतन जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों को, भारत के 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये जाते हैं कि नहीं, आज तक जा रहे हैं कि नहीं? भारत के किसानों को कृषि बीमा का लाभ दिया गया है कि नहीं? भारत के किसानों को आज फर्टिलाइज़र नए तरीके से उपलब्ध है कि नहीं? भारत के किसानों को कृषि के क्षेत्र में अन्य कई काम किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं? आज इस साल भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने जा रहा है। आज के आप इकोनॉमिक टाइम्स, बाकी अखबारों में देखिए तो कांग्रेस पार्टी, और जहां तक एमएसपी का सवाल है कितना बढ़ोतरी, मैंने आपको पढ़ दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी की पीड़ा मैं समझता हूं, इसलिए चिंता मत करिए, उसका जवाब निश्चित मिलेगा और देश की जनता देगी। किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात आई तो मैं थोड़ा इसको विस्तार से बता देता हूं। ये संसद के सत्र का उद्घाटन नहीं है, ये नई संसद का उद्घाटन है। इस बात को समझिए आप। जो राजनाथ जी ने ट्वीट किया है कि संसद के सत्र के उद्घाटन की एक गरिमा होती है, राष्ट्रपति आते हैं, आपको मालूम है, बजट सेशन हो, बाकी सेशन हो। ये नए संसद भवन का उद्घाटन है। तो अब जरा मुझे बोलने देंगे आप, कृपा कर करके प्लीज। मैं आपके सारे सवालों को एंटिसिपेट कर रहा हूं, शांति से सुना जाए, बड़ी कृपा होगी। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, अमित शाह जी ने कल विस्तार से बताया है कि सोनिया गांधी ने कितने विधानसभा का उद्घाटन किया। वो तो कुछ नहीं थी, खाली एमपी थी। क्या छत्तीसगढ़, क्या मणिपुर शिलान्यास किया। बिहार में जो हमारा बना है सेंट्रल हॉल, उसका उद्घाटन नीतीश बाबू ने किया। और छत्तीसगढ़ की भी तो राज्यपाल एक ट्राइबल है, उनको तो नहीं बुलाया गया। बाकी दर्जनों एग्जाम्पल हमने दे दिया, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। संसद में राजीव गांधी ने क्या किया, 74 में इंदिरा गांधी ने क्या किया। और इन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू का कितना सम्मान किया, कृपया करके आप अपने पुराने फुटेज निकाल लीजिए। क्या क्या कहा है इन लोगों ने, कुछ चल रहा है। कृपया करके राष्ट्रपति जी को इस डिबेट में, विवाद में न लाया जाए। बहुत गरिमा में आचरण है आदरणीय द्रौपदी जी का, हमको उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मुझे अब जवाब देना है। वो क्या इस बिल्डिंग के शिलान्यास में आए थे क्या? मुझे बताया जाए। कांग्रेस पार्टी के लोग संसद भवन के शिलान्यास में क्यों नहीं आए? बस हमको विरोध करना है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आज तक सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 2 फूल चढ़ाया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू बन गई है। 4 लाख लोग हर हफ्ते आते थे पिछले जाड़े में। बोलिए, कांग्रेस पार्टी के लोग ये जो इंडिया गेट के पीछे में जो वॉर मेमोरियल बना है वर्ल्ड क्लास, यहां कभी गए हैं क्या? तो क्या बात की जा रही है? तो मोदी जी कुछ भी करेंगे उसका विरोध करना है। अब जहां तक सेंगोल की बात है, ये भारत की बहुत बड़ी परंपरा है। आज भाजपा की ओर से एक सवाल मुझे पूछने की इच्छा जरूर है कि सेंगोल जो दक्षिण भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर है भारत के इतिहास की, वो नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक कैसे बन गई? इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और वो पड़ी हुई थी इलाहाबाद के म्यूजियम में,
क्यों नहीं खोज खबर दी गई? आज देश ने खोज खबर ली, आज मोदी जी ने खोज खबर ली, और आज भारत की वो महान धरोहर को उसी आध्यात्मिक आदर के साथ संसद भवन में स्थापित किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर अपने इतिहास से ही चिढ़ है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।